नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। दिल्ली एक शहर है, मगर क्योंकि देश की राजधानी है, इसलिए पूरे देश में इस शहरनुमा प्रदेश की खबरों का हल्ला रहता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार का राष्ट्रीय संदर्भ में मतलब नहीं है, न ही यह पूरा प्रदेश है। बावजूद इसके राष्ट्रीय मीडिया में अरविंद केजरीवाल का जैसा हल्ला बना रहता है, उससे आए दिन बात के बतंगड़ होते हैं। अब समझ आता है कि अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने अपनी राजधानी वाशिंगटन को क्यों डिस्ट्रिक्ट बनाकर रखा हुआ है। इसलिए कि यदि वाशिंगटन प्रदेश होता तो वहां की सरकार अपनी राष्ट्रीय सरकार की नाक के नीचे होने के कारण सुर्खियों में हावी बनी रहती। ऐसी दूरदर्शिता भारत के कर्णधारों ने नहीं बताई। दिल्ली को हिसाब से केंद्र शासित जिला रखा जाना चाहिए था। पेरिस हो या लंदन, सब में मेयर कामकाज संभालते हैं। शायद इस बात को समझते हुए ही 1992 में नरसिम्हा सरकार ने दिल्ली को राज्य तो बनाया, मगर केंद्र शासित। इसके कुल परिणाम गलत और उल्टे दिख रहे हैं। भाजपा, कांग्रेस और आप तीनों की दिल्ली में रही सरकार का अनुभव यह है कि हर मुख्यमंत्री शिकायत करता मिला। मुख्यमंत्रियों की राष्ट्रीय पहचान बनी, उनका राष्ट्रीय हल्ला बना, मगर केंद्र सरकार की बदनामी हुई कि वह क्यों नहीं पूरे अधिकार दे रही। सो मसला यह है कि या तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले या उसका वाशिंगटन डीसी की तरह का प्रशासन बनवाया जाए। राष्ट्रीय राजधानी की एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। आप पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह का पंगा केंद्रीय सरकार के साथ पाला है, उससे न दिल्ली का भला हो रहा है और न संघीय व्यवस्था का। सो दिल्ली महानगर की प्रशासकीय व्यवस्था पर नए सिरे से विचार की जरूरत है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा दिखा चुके भारत के तमाम नेता अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से दूर रहे। उन्होंने 21 जून को योग नहीं किया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी योग दिवस से एक दिन पहले छुट्टी मनाने विदेश चले गए। पिछले साल भी वे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भारत में नहीं थे। पाकिस्तान सहित लगभग सभी देशों में योग उत्सव का आयोजन हुआ, पर राहुल गांधी ने अपनी छुट्टी के दौरान कहीं पर भी योग किया, इसकी तस्वीर नहीं आई। अलबत्ता उनके परनाना दिवंगत जवाहरलाल नेहरू की शीर्षासन करती एक तस्वीर सोशल मीडिया में खूब वायरल हुई। बहरहाल प्रधानमंत्री पद के दूसरे अघोषित दावेदार नीतीश कुमार ने भी योग उत्सव में हिस्सा नहीं लिया। हालांकि बिहार में अलग अलग जगहों पर बड़े पैमाने पर इसका आयोजन हुआ। तीसरे दावेदार अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली में आयोजित 700 योग उत्सवों में से किसी में नहीं गए। उन्होंने अपने डिप्टी मनीष सिसोदिया को एक आयोजन में भेजकर औपचारिकता पूरी की। प्रधानमंत्री पद की एक और दावेदार ममता बनर्जी ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से दूरी दिखाई। वे अपनी सेहत के प्रति बहुत जागरूक रहती हैं, लेकिन उन्होंने भी किसी समारोह में हिस्सा नहीं लिया। सवाल है कि इन चारों नेताओं ने मोदी विरोध की अपनी सोच में योग का विरोध किया या अपनी सेक्युलर राजनीति चमकाने के लिए योग से दूरी बनाई। कहा जा रहा है कि कुछ धर्म गुरुओं ने चूंकि योग को हिंदू धर्म से जोड़ दिया, इसलिए भी ये नेता उस कार्यक्रम में नहीं गए। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव इन दिनों बहुत परेशान हैं। उनके परिवार में घमासान छिड़ा हुआ है। कौमी एकता दल के समाजवादी पार्टी में विलय से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बहुत भड़के हैं। उन्होंने 2014 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बाहुबली अतीक अहमद को सपा में शामिल होने से रोका था। उससे पहले 2012 के विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश ने डीपी यादव को पार्टी में शामिल होने के बाद निकलवा दिया था। तब उनको इसका बहुत फायदा मिला था और उनकी सपा के पारंपरिक नेताओं से अलग ब्रांडिंग हुई थी। लेकिन कौमी एकता दल के से उनकी यह छवि प्रभावित हुई है। हालांकि जेल में बंद मुख्तार अंसारी सपा में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन अफजल अंसारी और शिबकतुल्ला अंसारी सपा में आ गए हैं। शिवपाल यादव ने यह विलय करवाया। इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता बलराम यादव भी शामिल थे। इससे नाराज अखिलेश ने बलराम यादव को तत्काल अपनी सरकार से निकाल दिया। दूसरी ओर मुलायम सिंह की दूसरी बहू अपर्णा यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ एक इफ्तार दावत में हिस्सा लिया और उनके पैर छुए। कुछ दिन पहले मुलायम सिंह ने अखिलेश के करीबी कुछ नेताओं को पार्टी से निकाला था, लेकिन अखिलेश की नाराजगी के बाद उनको वापस लेना पड़ा था। अब उनमें से 2 नेताओं को अखिलेश मंत्री बनाना चाहते हैं। पार्टी में इसका विरोध किया जा रहा है। सो इस पूरे मामले पर अब मुलायम सिंह को परिवार में पंचायत करनी है और चुनाव से पहले सबको एकजुट करना है।
देश की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम के भीतर घमासान छिड़ा है। 3 दिन की सेंट्रल कमेटी की बैठक का जो ब्यौरा निकल कर आ रहा है वो चौंकाने वाला है। कम्युनिस्ट पार्टी में शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा कि महासचिव और पूर्व महासचिव आपस में भिड़ गए हों। पिछले दिनों हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के साथ तालमेल को लेकर सेंट्रल कमेटी में महासचिव सीताराम येचुरी का विरोध हुआ और बंगाल कमेटी के खिलाफ प्रस्ताव लाने की बात हुई। इस पर येचुरी खेमे ने 2008 के परमाणु समझौते का मुद्दा उठाया और उसके लिए प्रकाश करात का विरोध किया। इस झगड़े में करात की करीबी पार्टी नेता जगमातो सांगवान की बलि चढ़ गई। अब दोनों के बीच आमने सामने का झगड़ा हो गया है। पार्टी का एक खेमा कांग्रेस से दूरी की वकालत कर रहा है और इसका असर आज कोलकाता में महंगाई पर हुई रैली में दिखा। सीपीएम ने इस रैली में शामिल होने के लिए कांग्रेस को नहीं बुलाया। राजद और जदयू को न्योता दिया गया, लेकिन कांग्रेस को अलग रखा गया। हालांकि कांग्रेस पार्टी 25 जून को रैली कर रही है, इसमें उसने सीपीएम को बुलाया है, लेकिन सीपीएम के नेता शायद ही इसमें शामिल होंगे। जानकार सूत्रों का कहना है कि पार्टी की अगली कांग्रेस तक येचुरी का विरोध और तेज होगा। केरल में करात खेमे के मजबूत होने से येचुरी की मुश्किलें बढ़ी हैं। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने आज आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से एक साथ 20 उपग्रहों को अंतरिक्ष में लॉन्च कर नया रिकॉर्ड कायम किया। इसरो के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान की ये उड़ान आज सुबह 9:26 पर लॉन्च की गई। इसरो के अध्यक्ष किरण कुमार ने कहा, PSLV ने अपना काम कर दिया है। अपनी 36वीं उड़ान में PSLV C-34 कार्टोसैट 2 श्रृंखला के 727.2 किलोग्राम के उपग्रह के साथ 19 दूसरे उपग्रह को अंतरिक्ष में लॉन्च किया। इन 20 उपग्रहों का प्रक्षेपण की लागत अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों की तुलना में 10 गुना कम है। इस लॉन्च का सबसे प्रमुख उपग्रह 727.5 किलोग्राम वजन का पृथ्वी की निगरानी करने वाला भारतीय कार्टोसैट है, जो सब मीटर रेजोल्यूशन में तस्वीरें खींच सकता है। इसके अलावा इसी लॉन्च में 2 अन्य भारतीय सत्यभामासैट और स्वयं भी अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। गौरतलब है कि इसरो अब तक करीब 20 अलग अलग देशों के 57 उपग्रहों को लॉन्च कर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ 20 उपग्रहों के प्रक्षेपण की यादगार कामयाबी के लिए वैज्ञानिकों की सराहना करते हुए कहा कि इसरो लगातार नए आयाम गढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके कहा कि हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम ने समय समय पर लोगों के जीवन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की परिवर्तनकारी क्षमता को दिखाया है। मोदी ने कहा कि पिछले कुछ सालों में हमारे देश ने दूसरे देशों की उनके अंतरिक्ष संबंधी कार्यक्रमों के लिए मदद करने में विशेषज्ञता और क्षमता विकसित की है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसरो को बधाई देते हुए कहा कि एक साथ 20 उपग्रह के प्रक्षेपण से इसरो लगातार नए आयाम गढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस यादगार कामयाबी पर हमारे वैज्ञानिकों को हार्दिक बधाई। मोदी ने उपग्रह बनाने में छात्रों की भूमिका की भी सराहना की। मोदी ने कहा कि मैंने बहुत ही हर्ष के साथ देखा कि पुणे और चेन्नई के संस्थानों के छात्रों ने उपग्रहों को बनाने में भूमिका निभाई। इसने मुझे अभिभूत कर दिया। मोदी ने कहा कि एक आम नागरिक के तौर पर हम ये देखकर हर्ष में डूब गए कि हमारे नौजवान विज्ञान में इतनी उत्कृष्टता हासिल कर रही हैं और इतनी अधिक रुचि ले रही हैं। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन के बाद केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम को हटाने की मांग करने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली खुलकर अरविंद सुब्रमण्यम के पक्ष में उतर गए हैं। जेटली ने कहा कि अरविंद सुब्रमण्यम पर उनका पूरा भरोसा है, उनकी सलाह की अहमियत है। जेटली ने स्वामी को नसीहत देते हुए कहा कि पार्टी के नेताओं को अनुशासन याद रखना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने अरविंद सुब्रमण्यम को मुख्य आर्थिक सलाहकार पद से हटाने की मांग करते हुए उन पर आरोप लगाया है कि जीएसटी पर कांग्रेस को अपनी धाराओं पर अड़े रहने के लिए उन्होंने ही उत्साहित किया। स्वामी ने ये भी कहा कि अमेरिका दवा कंपनियों के हितों की रक्षा के लिए अरविंद सुब्रमण्यम ने ही अमेरिका को भारत के खिलाफ मार्च 2013 में कार्रवाई के लिए कहा था। गौरतलब है कि रिजर्व बैंक के अगले गवर्नर के लिए नामों में अरविंद सुब्रमण्यम का भी नाम चल रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती को आज एक बहुत बड़ा झटका लगा है। मायावती के करीबी नेता व पार्टी महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज पार्टी छोड़ दी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मायावती पर टिकटों की बोली लगाने का आरोप लगाते हुए पार्टी महासचिव व पार्टी की सदस्यता छोड़ी। मौर्य ने कहा कि मायावती कांशीराम और अंबेडकर के रास्ते से भटक गई हैं। उन्होंने कहा कि मायावती दलित नहीं, वो दौलत की बेटी है। मायावती के सबसे करीबी लोगों में से एक स्वामी प्रसाद मौर्य के विधानसभा चुनाव से ऐन पहले पार्टी छोड़ने से उत्तर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं। इस बीच मायावती ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य मुलायम सिंह के साथ लोक दल में थे, अगर वो पार्टी नहीं छोड़ते तो हम निकाल देते। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। दिल्ली आधा अधूरा केंद्र शासित प्रदेश है। संविधान में ये व्यवस्था है, लेकिन मुख्यमंत्री केजरीवाल बाकी राज्यों से तुलना करते हुए अपने अधिकारों के सवाल उठाते हैं, सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हल्ला बोल हमला करते हैं। विधायकों को संसदीय सचिव बना सकने न बना सकने का जो मामला तुल पकड़े हुए है,
वह कई मायनों में बेतुका है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है, यह एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें राज्य का प्राधिकार कम से कम 4 हिस्सों में बांटा गया है। पुलिस, जमीन और एनडीएमसी का इलाका केंद्र सरकार के पास है, तो छावनी का इलाका सेना के प्राधिकार में है। दिल्ली नगर निगम का अपना प्राधिकार है और उससे जो बचता है वह दिल्ली सरकार के अधीन है। दिल्ली में पहले महानगर का एक कार्यकारी अधिकारी होता था जिसका दर्जा मुख्यमंत्री की तरह का था। उससे भी पहले दिल्ली तीसरे श्रेणी का राज्य था और कांग्रेस के चौधरी ब्रह्म प्रकाश पहले मुख्यमंत्री थे। दिल्ली के प्रशासनिक दर्जे को लेकर जानकारी देने का मकसद यह समझाना है कि अरविंद केजरीवाल दूसरे मुख्यमंत्रियों से कैसे अलग और अधिकारों के मामले में कमतर है। इसके बावजूद केजरीवाल ने जैसा हल्ला मचाया है उसकी मिसाल नहीं मिलेगी। केजरीवाल अपने और अपनी सरकार के सामने आने वाली हर मुश्किल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराते हैं और मीडिया इसे प्रमुखता से दिखाता भी है। दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अलका लांबा को हटाया जाना राष्ट्रीय मीडिया में चर्चा का विषय होता है, जबकि 50 सांसदों वाली पार्टी अन्ना डीएमके के प्रवक्ता का नाम शायद ही किसी को पता होगा। बहरहाल वह मीडिया की एक अलग समस्या है जो दिल्ली को पूरा देश माने बैठी है। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री पद की अपनी महत्वाकांक्षा में इस मीडिया का जबरदस्त इस्तेमाल किया है। उन्होंने कुछ लोगों को सरोकार के आधार पर जोड़ा तो कुछ को खुले हाथ विज्ञापन देकर, और जो साथ देने को राजी नहीं हुए उन्हें बिका हुआ करार दे दिया। उनको पता है कि किस तरीके से चर्चा में बने रहा जा सकता है। चुनाव जीतने के पहले से वे इस तरीके का इस्तेमाल करते रहे। उनमें एक तरीका बिना किसी सबूत के किसी पर भी आरोप लगाने का है, इसलिए वे हर बात के लिए मोदी पर आरोप लगाते रहे। लेकिन यह पूरे मसले का राजनीतिक पहलू है। असली चिंता का मुद्दा प्रशासनिक कामकाज का है। दुनिया की तमाम बड़ी राष्ट्रीय राजधानियों में मेयर के हाथ में कमान होती है और बाकी चीजें केंद्रीय सरकार के अधीन आती हैं। दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश के समय जो विवाद हुए थे उनसे सबक लेकर उस समय की केंद्र सरकार ने दिल्ली के अधिकारों में कटौती की। बताया जाता है कि एक बार चौधरी ब्रह्म प्रकाश ने कांग्रेस में अपने विरोधी खेमे के एक मुख्यमंत्री का विमान दिल्ली में नहीं उतरने देने की चेतावनी दी थी। कल्पना करें अगर एक संपूर्ण राज्य की तरह दिल्ली सरकार के अधिकार हों और केजरीवाल विरोधी पार्टियों के मुख्यमंत्रियों के विमान उतरने की इजाजत न दे या किसी विदेशी मेहमान का विमान न उतरने दे तो क्या होगा। यह एक काल्पनिक स्थिति है, लेकिन इस बारे में सोचना जरूरी है। इसका कारण खुद केजरीवाल है। उन्होंने पिछले साल गर्मियों में बिजली और पानी की कमी होने पर कहा था कि वीवीआईपी इलाकों में भी बिजली पानी की कटौती होगी। सोचिए अगर दिल्ली की सरकार राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री के निवास व कार्यालय में बिजली की कटौती शुरू कर दे तो क्या होगा। इस तरह कल्पना करें कि अगर पुलिस दिल्ली सरकार के अधीन रहे और यहाँ के सीएम की महत्वाकांक्षा पीएम बनने की हो तो वह क्या कर सकता है। सो अभी दिल्ली और देश की भलाई के लिए दिल्ली के प्रशासनिक स्टेटस पर गंभीरता से विचार करने का समय है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद दिल्ली शहर की प्रशासनिक व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। दिल्ली भारत की राजधानी है, मगर यह महज एक महानगर है, यह देश नहीं है। राजधानी महानगरों को दुनिया के बाकी देशों ने जो व्यवस्था दी हुई है, मतलब वाशिंगटन, लंदन, पेरिस की जो व्यवस्था है, वैसा ही सुधार, बदलाव दिल्ली को लेकर होना चाहिए। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार शुभव्रत भट्टाचार्य है। शुभ जी, दिल्ली में केंद्र सरकार की मौजूदगी में के बीच में जो दिल्ली की प्रदेश सरकार या जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह का धमाल, जिस तरह के मुद्दे उठाए हुए हैं, उससे क्या ये लगता नहीं कि दिल्ली के शासन को लेकर वापस पुनर्विचार होना चाहिए, या तो इसको पूर्ण राज्य बनाया जाना चाहिए या वाशिंगटन डीसी की तरह एक डिस्ट्रिक्ट बना देना चाहिए? देखिए, पूर्ण राज्य तो नहीं बन सकता और ना ही बनाना चाहिए। दिल्ली जब हम आज़ाद हुए थे तो दिल्ली को क्लास सी स्टेट माना गया था। क्लास सी स्टेट जिसकी संज्ञा फिर बाद में यूनियन टेरिटरी कर दी गई, और मैं समझता हूँ उसके अगर यूनियन टेरिटरी हम रखते ज़्यादा ठीक रहता। ये बड़ी विडंबना है कि आज पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी है, अंडमान यूनियन टेरिटरी है, तो दिल्ली में हमने तो कह दिया नेशनल कैपिटल टेरिटरी, और यहाँ पर स्टेट की डिमांड की जा रही है। वॉशिंगटन डीसी जो है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वॉशिंगटन डिस्ट्रिक्ट जो अमेरिका की राजधानी है। हाँ। अमेरिका की क्या, विश्व की राजधानी। हाँ। क्योंकि वॉशिंगटन में अगर छींक दे तो हर जगह जुकाम लग जाता है। तो 1790 में अमेरिका ने
अपना राष्ट्रीय राजधानी जो है इसको हर स्टेट से अलग करके दिया था। 2 राज्यों ने, मेरीलैंड और वर्जीनिया ने जमीन दी पोटोमैक रिवर के ईस्ट साइड पे जी। और वाशिंगटन शहर बना। यही चीज लंदन में भी है। जो केंद्रीय लंदन है जहाँ पर सरकार है वो उसको सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर बोलते हैं। उसके आगे जो चारों है उसको सिटी ऑफ लंदन बोलते हैं। उसके जो बृहन लंदन है जैसे कि तो उसको अब लंदन में मेयर ऑफ लंदन जो है एक है, मेयर ऑफ वेस्टमिंस्टर दूसरा होता है, एंड लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन जो है वो केंद्रीय लंदन का वर्चस्व रखता है। नहीं, वो भी, और पेरिस में भी देख लीजिए, लंदन देख लीजिए, वाशिंगटन। तो उस नाते क्या अब ये कि दिल्ली को भी एक एनसीटी के अंदर केंद्र शासित ही एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में प्रशासन चलाया जाए? विडंबना है कि जब यूनियन टेरिटरी से दिल्ली की संज्ञा बदली गई, उसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी कहा गया और लोगों ने समझा कि ये एक स्टेट बन गया। हालांकि स्टेटहुड की डिमांड कांग्रेस की भी रही है, बीजेपी की रही है और आम आदमी पार्टी ने भी अब इसको अपना लिया है। लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि देश की राजधानी के क्षेत्र में क्या प्रशासन पूरी तरह एक केंद्रीकृत केंद्र सरकार का रहे या प्रदेश को बना के उसकी स्वायत्ता बना के केंद्र सरकार के ऊपर हावी हो? 66 तक दिल्ली में चीफ कमिश्नर होते थे। 66 में लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट हुआ और दिल्ली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल खोली गई जो कि 1990 तक चली। फिर 1992 में नरसिम्हा राव टाइम पे इसको राज्य का एक विधानसभा दी गई, एक विधानसभा दे दी गई। मेट्रोपॉलिटन काउंसिल 90 भंग हो गई और विधानसभा आ गई। तो विधानसभा के पास कोई पावर नहीं थे। अब अजीब बात तो यह है कि या तो अगर आपने स्वायत्त शासन देना है, जैसे कि लंदन का जो लॉर्ड मेयर होता है सिटी ऑफ लंदन का, पुलिस भी उसके नीचे है। पुलिस उसके नीचे उसके नीचे है। पर वहां पर कुछ संज्ञाएं हैं। वहां पर उसका मतलब नहीं कि वो कल क्वीन से कह दे कि भाई क्वीन आपने इस तरह से नहीं हंसना, या प्राइम मिनिस्टर से कह दे या मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को कह दे कि भाई मैं यहाँ का मेयर हूँ और आप इस शहर में रहेंगे तो इस तरह से रहेंगे। वहां पर कुछ मान्यता होती है, कुछ पराकाष्ठाएं होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में जो भी जिसको जो जी में आता है वो उसको बोल देता है, करने की कोशिश करता है। तो ये गलत बात है। नहीं, लेकिन दिल्ली राजधानी है तो एक आईना है, तो उस आईने को की व्यवस्थाएं, उसका साफ सुथरापन, उसमें सब तमाम तरह की चिंताएं, उसको आदर्श ये महानगर बनाना, ये क्या एक प्रदेश सरकार या पॉपुलिस्ट सरकार की बूते में संभव है? संभव नहीं है। अब अगर स्मार्ट सिटी बनना है, अब स्मार्ट सिटी का स्कीम तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अगर होगा, नहीं वो तो उस तरह डीडीए भी है, वो सारी बातें हैं, लेकिन कुल मिला के अपने होज-पोज मामला नहीं हो गया। अपना रोल है, पर स्मार्ट सिटी बनना है। अब देखिए, पहले कुछ रिकमेंडेशन थी कि एनडीएमसी के इलाके को अलग करके बाकी दिल्ली को राज्य बना दिया जाए, पर अब भारत सरकार सिर्फ एनडीएमसी में सीमित नहीं है। जसोला में दफ्तर चली गई है जी। हाँ, वो तो पूरा राजधानी क्षेत्र के अंदर कहीं पे भी ऑफिस, सरकारी ऑफिस, केंद्र सरकार के ऑफिस और सब रहेंगे। मोदी जी ने डिसाइड किया है कि जो अभी जो ऑफिस है हमारे न्यू दिल्ली में, ये पर्याप्त नहीं है, तो और बड़े ऑफिस बनने चाहिए जी। चाहिए भी जी। उन ऑफिस के लिए जगह यहाँ तो है नहीं जी, वो दूर दूर जाना पड़ेगा और वो लोगों को सूट भी करेगा क्योंकि लोग भी बड़े दूर दराज में रहते हैं, उनके घर के पास ऑफिस आ जाएगी। नहीं सुबोध जी, कुल मिला के लब्बो लुआब में आप मानते हैं कि वापस विचार की दिल्ली में शासन कैसे हो, प्रशासन कैसे हो, इस पर पुनर्विचार होने की जरूरत है, वक्त है। और दिल्ली को केंद्रीय शासित इलाका घोषित करना चाहिए। कम से कम एनडीएमसी इलाका जो है इसको तो नहीं, वो तो एक अगर हो तो समग्रता से, ये एनडीएमसी एमसीडी दिल्ली वो नहीं, या तो खिचड़ी कोई भी दो टूक फैसला होना चाहिए। नहीं, देखिए आज भी एनडीएमसी इलेक्टेड नहीं है जी। हाँ, डीएमसी की जो 3 क्षेत्र हैं वो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, एनडीएमसी में इलेक्शन नहीं है जी। तो एक तो हमारे पास एक खाका है जी, या तो कम से कम खाका पूरे एनडीएमसी को ही पूरे स्टेट में का वो पूरा प्रशासन का ढांचा बनाया जाए, उसको अपनाया जाए, या वॉशिंगटन डीसी, क्योंकि अब हम लोग कह रहे हैं हम ग्लोबलाइज हो रहे हैं, हम विदेशों की अच्छी चीजें लेना चाहते हैं, तो इस अच्छी चीज को क्यों ना लें। जी सुबोध जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।